सभी साथियों को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे लिए आज से लगभग 2.5 साल पहले माननीय तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई महापंचायत के बारे में। महापंचायत में ये जो पत्र मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, इसमें महापंचायत में किए गए वो सभी वादे और उसके जवाब दिए गए हैं। जो अभी अभी तत्कालीन अभी हुए तो विधानसभा जवाब में जो वर्तमान हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा दिया गया है, और संयुक्त संचालक जो लोक शिक्षण है, ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे कामना मैडम, उनके द्वारा ये जवाब बना करके विधानसभा में भेजा गया था। तो आप सभी जानते हैं लगभग लोग कि महापंचायत कब हुई थी, क्यों हुई थी। 2 सितंबर 2023 को महापंचायत भोपाल की धरा पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में की गई। तब शिक्षा मंत्री हमारे इंदर सिंह परमार जी थे और आयुक्त हमारी अनबा श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण समी मैडम थी। और उनके ही प्रयास से लगातार जब हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों ने पूरे प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत किया, और उसके फलस्वरूप महापंचायत का आयोजन सरकारी पैसे को खर्च करते हुए, जिसमें ट्राइबल और एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों ने मिलकर इस महापंचायत को संयुक्त रूप से करवाया था। जो महापंचायत पूरे भोपाल में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक त्योहार की तरह सरकार ने इसका आयोजन करवाया। खुद के बसों से पूरे प्रदेश से अतिथि शिक्षकों को बुला करके लाल परेड ग्राउंड में बिल्कुल इतनी भारी संख्या में पहुंचे थे, वहां पे जगह नहीं थी। और सरकारी खर्चों से समस्त जिलों से जो वहां के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, संकुल प्रचार हैं, उनको आदेश जारी करके कहा गया था कि आप अपने अपने स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षकों को सीएम साहब के कार्यक्रम में भेजें। 2 सितंबर 2023 को एक बहुत ही भव्य आयोजन के साथ में शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 5-6 बिंदुओं पर सहमति दी थी। और जो विभागीय अधिकारियों, विभागीय मंत्री सभी से चर्चा करने के बाद जिनमें यह कहा गया था कि ये चीजें संभव हो सकती हैं, इस उन्हीं 6 बिंदुओं पर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़े मंच से पूरे मीडिया के सामने और अरबों रुपए खर्च करके इस आयोजन को करवा करके सभी को ये उपहार दिया था। लेकिन उस उपहार में से कुछ चीजें तो तुरंत दे दी गई, लेकिन कुछ चीजों को यह कहा गया कि चुनाव उपरांत हम पूरा करेंगे, नियम बनाएंगे, विचार करेंगे, और इसके बाद 2023 का चुनाव बीजेपी बहुत ही भारी बहुमत से जीतती है। और इसके बाद शिक्षा मंत्री बदलते हैं। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी की जगह राव उदय प्रताप सिंह जी। मुख्यमंत्री बदलते हैं, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जगह माननीय मोहन यादव जी। प्रमुख सचिव बदलते हैं, श्रीमती रश्मि अरुण समी की जगह पर गोयल सर आते हैं, संजय गोयल जी। और आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय से अनबा श्रीवास्तव की जगह पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी पहुंचती है। और उसके बाद से खेल शुरू होता है महापंचायत को भूलने की बातें। जब हम संगठन की ओर से महापंचायत के आदेशों को जारी करने की बात कही जाती है, तो आयुक्त द्वारा कहा था कि ना मैंने महापंचायत करवाई है और न मुझसे मतलब है, जिसने महापंचायत का आयोजन करवाया था आप उनसे संपर्क कीजिए। तो पहली बात तो उनको ये बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर मेरी बात पहुंच जाए, और मैं उनके पहले भी कह चुका हूं कि हम किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से मिलने नहीं आते, हम उससे मिलने आ रहे हैं जो इस कुर्सी में बैठा हुआ है, क्योंकि महत्व यहाँ पे आपका नहीं है, आपकी कुर्सी का है, आपके पद का है। जब तक आयुक्त अनबा मैडम थी, हम उनसे मुलाकात करके आग्रह करते थे, अब आयुक्त के पद पे आप बैठे हुए हो और हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो जो जवाब उनका मिलता था हमेशा हम लोगों के खिलाफ में, काफी चीजें सुधरी। उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम आया, चॉइस फिलिंग शुरू हुआ, अब तो ई अटेंडेंस लागू कर दी गई, बहुत सारी चीजें हुई, अच्छी भी हुई, बुरी भी हुई, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधाएं थी, आज भी हम वही जहां से शुरू थे, शून्य से लेकर के शुरू हुए थे और शून्य में ही हम आज खत्म हो रहे हैं। लगभग हमारे 25,000 से अधिक अनुभवी साथी पिछले 2 साल में स्कूलों से बाहर हो गए, और आने वाले समय में अभी वर्ग 2 की भर्ती होनी है, शिमला जी स्कूलों में मर्ज होने
के बाद स्कूलों में पद खत्म होंगे और सभी हमारे अनुभवी साथी स्कूलों से बाहर होंगे। तो पहले तो ये 6 बिंदु आप जानिए कि कौन कौन से हैं और सरकार ने इस पे क्या जवाब दिया है। तो पहले आप इनको ध्यान से, क्या सरकार की घोषणाएं थी और उस पर क्या सरकार ने अमल किया है, आप लोग इसे देखिए। ये महापंचायत का जो जवाब है ये विधानसभा में दिए गए हैं। 6 बिंदुओं पे महापंचायत के जवाब विधानसभा में दिए गए हैं। आप सबको मैं बता दूं पहले कि घोषणाएं क्या क्या हुई थी। 6 बिंदुओं पे घोषणाएं हुई थी। पहला था कि मानदेय बढ़ोतरी के लिए पहले जो पेमेंट थे हमारे 9,000, 5,000, 7,000 और 9,000 रुपये थे, उसको बढ़ा करके 9,000 को 18,000 और 7,000 को 14,000 और 5,000 को 10,000 की बढ़ाने के लिए कहा गया था। दूसरा था कि अनुबंध के बारे में, जो एक शैक्षिक सत्र के लिए अनुबंध होगा, इसके बारे में कहा गया था। तीसरा हमारा जो आदेश था कि आपको जो मानदेय, जो परीक्षाएं होंगी, भर्ती होगी, उस पर आपको आरक्षण 50% का दिया जाएगा। और साथ में अनुभव के अंक जो भर्ती होगी, यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग की भांति अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 4 एवं अधिकतम 20 अंक अनुभव के अंक दिए जाएंगे। और ये भर्ती परीक्षा के लिए कहा गया था, लेकिन जिनने इस जवाब को बनाया उन्होंने उसे स्कोर कार्ड के लिए बता दिया है। पांचवा था कि आपको जो मानदेय भुगतान है वो हर माह के 5 तारीख को हो जाएगा। प्रति माह में यहाँ पे जोड़ा नहीं है उनने कि नियमित शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को प्रति माह नियमित मानदेय प्रदान 5 तारीख को था, लेकिन उन्होंने जोड़ा नहीं है। और अगला था, लास्ट और सबसे मोस्ट था, गुरुजी नियमितीकरण प्रक्रिया की तरह अतिथि शिक्षकों की को भी पात्रता परीक्षा के लिए आयोजित की जा करके उनको नियमित करने की योजना बनाई जाएगी। अब इसमें हम जवाब को देखते हैं। पहला जवाब हमारा है, जो पहला हमारा सवाल था कि जो मानदेय भुगतान की बात हो रही थी, तो मानदेय भुगतान के लिए तो 29/9/2023 को ही आदेश जारी कर दिया गया था डीपीआई की ओर से कि इनके जो मानदेय है वो बढ़ करके, मतलब वर्ग 3 को 5,000 से 10,000, वर्ग 2 को 7,000 से 14,000 और वर्ग 1 को 9,000 से 18,000 मिलेगा। दूसरा बिंदु हमारा था कि इस शैक्षणिक सत्र में जब आप आप अगर वर्तमान में कार्य कर रहे हो 2025-26 में, तो आपको 2025-26 से जुलाई से लगा करके और आपको 30 जून तक का कार्य प्रदान किया जाएगा। ये कमिटमेंट किया गया था। मतलब जुलाई 25-26 से जून 30 जून जुलाई 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक के लिए आपको कार्य के लिए रखा जाएगा। लेकिन बड़े ही चालाकी से सरकार ने जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि जो अतिथि शिक्षकों की भर्ती होती है वो होती है अध्यापन व्यवस्था तत्कालिक एवं अस्थायी रूप। ये सच्चाई है, इसमें बिल्कुल होने कि आप हमारी व्यवस्था करते हो रिक्त पद के विरुद्ध, जो लेकिन रिक्त पद ऐसे बहुत सारे रिक्त पद हैं जो आपके साल भर तक आप फिल नहीं कर पाते हो। ये अलग मैटर है। अवकाश, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति, ये अलग मैटर होता है, क्योंकि आप बहुत ही इस साल से नियम आए हैं कि आप हमें अवकाश, सेवानिवृत्ति या स्थानांतरण पर अवकाश पर तो था पहले से शॉर्ट टर्म वैकेंसी थी, लेकिन स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति पर मतलब वो शिक्षक वहाँ से चला गया, पद रिक्त हो गया हमेशा के लिए, इसलिए आपने वहाँ पे नियुक्ति की है। तो वहाँ पे आप हमें 1 साल के लिए आराम से काम दे सकते थे, लेकिन सरकार ने बड़े ही चालाकी से झूठ बोला कि हम इन्हें 1 साल के लिए काम इसलिए दे सकते क्योंकि ये पूरी तरह से अस्थायी है, जबकि हमारी नियुक्ति अस्थायी केवल शॉर्ट टर्म पदों पर होती है, और जो लॉन्ग टर्म के पद होते हैं उस पर जब तक नियमित शिक्षक नहीं आ जाता तब तक के लिए हमारी भर्ती होती है। शॉर्ट टर्म में ये फिक्स है कि वहाँ पे शिक्षक आना ही आना है, भले वो 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए या 1 महीने में आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में शिक्षक कब आएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। इसलिए उन पदों पर हमें 1 साल का अनुबंधित कार्य दिया जा सकता है, लेकिन सरकार ने इसे बड़े चालाकी से बदल दिया गया। इसके पहले भी सरकार ने बहुत सारे झूठ विधानसभा में बोले हुए हैं। जो हमारा अगला पॉइंट था कि अगला पॉइंट हमारा था कि भर्ती नियम में आपको आरक्षण जो मिलेगा 50% का, तो वो ठीक है, वो किया जा चुका है। वो हमको वर्ग 2 से मिलना शुरू हो गया आरक्षण का। अब उसमें भी कई नियम बदलने थे, लेकिन आपने मनमर्जी तरीके से उसे जारी कर दिया। उसमें कई सारे नियम में संशोधन होना था। कम से कम अनुभव की अवधि जो है उसे कम से कम आपको 5 वर्ष के लिए करना था, कि जो 5 वर्ष और कम से कम 500 दिन काम कर चुका हो उसको ही इस अनुभव का लाभ प्रदान करना चाहिए था। लेकिन आपने वही पुराना रोना धोना कर दिया कि 3 साल और 200 दिन। लेकिन ठीक है, चलिए
लेकिन अगला जो बिंदु हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था हमारा बोनस अंक। अगर परीक्षा में आप हमें चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा में 4 अंक पर ईयर और अधिकतम 20 अंक अगर आप दे देते हमें, तो हमारे बहुत सारे साथी इस आरक्षण का लाभ पाते और जो अनुभवी साथी हमारे हैं उनको इस परीक्षा में मौका मिलता और उनके स्कोर जो चयन परीक्षा के हैं, जिसे अगर किसी ने 60 नंबर पाया हुआ है और उसे 20 नंबर मिलते तो 80 नंबर लेकर के शायद वो टॉपर होता और उसे कहीं ना कहीं जगह मिल जाती। लेकिन आपने बड़े चालाकी से गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो अनुभव के अंक हैं वो आपको जोड़ दिया गया काहे में, स्कोर कार्ड में। जो कि स्कोर कार्ड में कभी भी, स्कोर कार्ड में तो हमारे 50 अंक भी जोड़े गए थे, इसके पहले 25 अंक थे, फिर 25 के बाद भी 20 अंक मिले और 20 अंक के बाद एक रात के लिए हमें 50 अंक भी प्रदान किए गए थे। ये अटल सत्य है और कई लोगों के पास इसके स्क्रीनशॉट भी रखे हुए हैं। तो क्या आप हमें मेन परीक्षा में 50 अंक देते? नहीं। तो जो घोषणा हुई थी वो 50 मेन परीक्षा के लिए हुई थी, लेकिन सरकार ने उसे स्कोर कार्ड में जोड़ दिया। अगली बात कहती है सरकार कि आपका जो मानदेय भुगतान है वो हर महीने नियमित शिक्षकों के बाद नियमित शिक्षकों को 1 या 2 या 3 तारीख तक हर हाल में आप मानदेय भुगतान कर देते हो। 1 को मिल गया तो ठीक है, 2 को आया यानी 3 तारीख को आप, और हमारे ऊपर आपने ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया, लेकिन आज तक नियमित शिक्षकों के ऊपर ई अटेंडेंस अनिवार्य नहीं है। जबकि सबसे ज़्यादा शिकायतें नियमित शिक्षकों की आ रही थी कि वो अपने जगह पर किसी अन्य शिक्षक को लगा करके 5,000 10,000 के शिक्षक को लगा करके स्कूलों से गायब रहते हैं। पहले आपने फ़ोटो शुरू करवाया कि सभी स्कूलों में शिक्षकों के फ़ोटो लगेंगे, उसमें भी आप सफल नहीं हुए, तो आपने ई अटेंडेंस लागू किया। जब ई अटेंडेंस नियमित शिक्षकों ने नहीं माना और आपकी चारों ओर थूथू हुई, तो आपने उसको प्रयोग करने के लिए अतिथियों पर लागू कर दिया। इसके बाद भी चलो जी ठीक है, लेकिन इसके बाद भी लगभग जिलों में अतिथि शिक्षकों को कभी भी 5 तारीख तक मानदेय भुगतान नहीं होता। कई जिलों में तो ऐसा भी है कि उन्हें पूरा ना अप्रैल और मार्च का पेमेंट भी नहीं दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो था हमारा, और कुछ नहीं, हमें और कुछ मत दो आप, हमारा पदस्थाई। ये बिंदु जो 6वां बिंदु था कि आप विभागीय परीक्षा, गुरुजी की बात विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर के हमारे लिए नियमित किए जाने का योजना बनाई जाएगी। ये निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान जी ने, और सबसे बड़ी घोषणा, सबसे मेन उपयोगी घोषणा यही हमारे लिए थी। इससे हमारे जो अनुभवी साथी हैं, लगभग जिनकी उम्र आज लगभग 50-55 साल हो गई है, शायद वो आज इसके माध्यम से अपने जीवन में नियमितीकरण पा सकते थे। पर अभी भी आपके प्रदेश में लगभग प्राइमरी टीचरों के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, और 1 लाख पदों पर अगर आप हमें 30,000 पदों पर भी हमारे लोगों को आप भर्ती कर दें, तो हमारे बहुत सारे जो पुराना वर्ग है वो अंदर हो जाएगा। जो बीएड किए हुए हैं उनको ब्रिज कोर्स, आपने बीएड में के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की है, तो हमें भी बीएड, हमारे जो साथी बीएड वाले हैं उनको भी आप अंदर कर सकते हैं। तो आपने क्या उसमें बोला कि पात्रता परीक्षा, वर्तमान में पात्रता परीक्षा एवं तदुपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती के बाद प्रावधान है। ठीक है, हम मानते हैं। तो जब गुरुजी आए थे तब भी यही नियम हुआ था, जब गुरुजी को आपने नियमित किया तब भी यही नियम था, तभी पात्रता परीक्षा हो रही थी, इसकी भर्ती हो रही थी। तो हम बोल तो रहे हैं कि हम पात्रता परीक्षा देने को तैयार हैं। अतिथि शिक्षकों के लिए सीधी भर्ती में 50% आरक्षित है। रिक्त पदों की संख्या में सीधी भर्ती के पदों के साथ पदोन्नत के पदों की संख्या भी सम्मिलित होती है। ठीक है, ये भी हम मानने को तैयार हैं। लेकिन वर्ग 3 में जो पद होते हैं उसमें कोई भी पदोन्नत नहीं होती। वर्ग 3 में बहुत ही कम पद जो हैं वो बैकलॉग के हैं, लगभग 1 लाख से अधिक। आपने ये कहिए कि आपने सीएम राज स्कूलों में मर्ज करने के लिए आपने पदों को गायब कर दिया। नहीं, 1 लाख से अधिक प्राइमरी स्कूलों में पद अभी भी खाली हैं, और आप चाहे तो उन पदों पर हमारी भर्ती आराम से कर सकते हैं। सीधी भर्ती के रिक्त समस्त पद पूर्व से ही विज्ञापित है तथा भर्ती की कार्यवाही प्रचलित है। नहीं, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सीधी भर्ती के लिए लगभग अभी भी, अगर हम आपके ही दिए गए आरटीई के जवाब में अगर देखें तो लगभग 2.5 लाख 2,50,000 पद हमारे पास पड़े हुए हैं। 2,50,000 पद हमारे पास रिक्त है पूरे मध्य प्रदेश में। लगभग वर्ग 1 में लगभग 90,000 के आसपास था, वर्ग 2 में भी इसी प्रकार था, और वर्ग 3 में लगभग
1 लाख के हिसाब से पद रिक्त था, जो आपने आरटीआई में जवाब दिया था। और हमने मान लिया कि 50% पद आपके हो गए बैकलॉग के और बाकी जगह उच्च पद प्रभार के। लेकिन बाकी बचे पदों पर, जैसे कि प्राइमरी शिक्षक के पद हैं, उन पदों पर कोई भी बैकलॉग नहीं होता, उन पदों पर कोई भी प्रमोशन नहीं होता, तो आप उन पदों पर हमें समाहित कर सकते हैं। और जो बैकलॉग के पद हैं, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बैकलॉग वाले हैं, आप उनको वहाँ पे दे दीजिए, हमें कोई भी दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। प्राथमिक शिक्षकों को छोड़कर शेष में विषयमान से भर्ती की कार्यवाही की जाती है। शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता होती है। तो क्या लगता है, मध्य प्रदेश में जितने भी अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत हैं, लगभग उसमें से 95% के साथियों के पास हमारे आपकी शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता सब कुछ है। और अगर नहीं है हमारे पास ये योग्यताएं, तो आप हमें स्कूल में काम क्यों करवा रहे हैं? आप अयोग्य लोगों से छात्रों को शिक्षा आज तक क्यों दिलवाई? तो ये सब चीज़ें ये वही रोना जो पहले रो रहे थे, वही रोना फिर से शुरू कर दिया। अतिथि शिक्षक की व्यवस्था तत्कालिक है, बिल्कुल है, तत्कालिक है। क्या 2007 से 2025 इसके बीच में लगभग 18 वर्ष, मतलब 18 वर्ष से कोई भर्ती तत्कालिक होती है क्या? 18 वर्ष से आपने स्कूलों में अगर रिक्त पद की बात कहें तो दोगुनी हो चुकी है। आपने स्कूलें बंद करके, स्कूलें मर्ज करके, छात्रों की संख्या खत्म करके पद को ख़त्म कर दिया, और आप कह रहे हैं कि ये भर्ती तत्कालिक है, जबकि सीधी भर्ती आरक्षण प्रावधान के आधार पर प्रवर्गवार की जाती है। तो सबसे बड़ी बात, ठीक है, हम सब मानते हैं, लेकिन क्या जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री, पूर्व प्रमुख सचिव, पूर्व आयुक्त, पूर्व शिक्षा मंत्री, ये सब मूर्ख थे कि जिन्होंने ये घोषणा करवाई थी? उन्हें भी मालूम था ये नियम आज से नहीं लागू हुए, ये नियम 2018 से लागू हुए हैं, बल्कि इसके और पहले से लागू हुए हैं। तो आपने उस टाइम पे ये सब बातें क्यों नहीं कही कि ये सब चीज़ें होंगी? शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी, ऐसा होगा, आप ये मत बोलिए। तो आपने रोका नहीं। तब तो आपको इनको वोट बैंक चाहिए था, और आपको सरकार का स्नेह, और आपने बिल्कुल हाँ सब संभव था, और इसीलिए आपने स्पष्ट कर दिया कि हम लोगों को अतिथि शिक्षकों की पृथक पात्रता परीक्षा आयोजन में कठिनाई है। मना नहीं कर रहे हो आप, कठिनाई है, हमें पता है, पर बैठ के बात करने से शायद कुछ ना कुछ इसके लिए रिजल्ट निकल आएगा, और लगभग हमारे साथियों को मौका मिल सकता है। सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो आपने देखा कि 6 बिंदु हमारे थे। पहला बिंदु मानदेय को लेकर के था, जिसको सरकार ने तत्काल तुरंत ही पूरा कर दिया था। दूसरा बिंदु हमारे लिए अनुबंध की बात की गई थी, पूरे शैक्षणिक सत्र में कार्य करने के लिए। तो क्या बाखूबी सरकार ने उसका जवाब दे दिया कि इनकी भर्ती अस्थायी रूप से होती है, और समांतर रिक्त पदों पर एवं नियमित शिक्षकों के अवकाश पर जाना। तो रिक्त पद तो 1 साल रहता है। लगभग अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो जुलाई से लगते हैं तो अप्रैल तक काम करते हैं, अगस्त में लगते हैं अप्रैल तक काम करते हैं। तीसरा था हमारा कि आगामी भर्ती जो होंगी उनमें हमें आरक्षण मिलेगा। चलो, इसको भी सरकार ने इस सत्र में पूरा कर दिया। अगला था कि हमें न्यूनतम 4 अंक प्रतिवर्ष, अधिकतम 20 अंक मिलेगा। और सरकार ने बड़े चालाकी से बोल दिया, सरकार ने नहीं, अधिकारियों ने बोल दिया कि इनको हमने स्कोर कार्ड में 20 अंक प्रदान कर दिए, जबकि हमें 50 अंक भी स्कोर कार्ड में मिल गए थे। और इसके बाद जो उन्होंने हमारे नियमितीकरण को डिस्क्राइब किया है कितने बेहतरीन तरीके से। अब इसमें मैं शर्म कहूं या सरकार के लिए या अधिकारियों की चालाकी कहें या क्या कहें, उन्होंने अतिथि शिक्षकों को कहीं का कहीं नहीं छोड़ा। साथियों, करोड़ों रुपए खर्च करने का क्या मतलब जब आपको यही देना था तो आप नहीं, तो वैसे भी हमें मिल ही रहा था। सिर्फ एक चीज अच्छी हुई हमारे लिए है, वो है मानदेय। मानदेय के अलावा हमारे पक्ष में कुछ भी नहीं हुआ, चाहे वो अनुभव की बात कह दें, आरक्षण की बात कह दें, क्योंकि आरक्षण भी